हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में डिटेल बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आने का चांसेस एकदम 100% है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे। एबीसी एनालिसिस होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल बताता हूं, जिससे कि हमको समझाने में और आसानी हो जाएगा। अगर आप अपने घर के आसपास किसी किराना दुकान का एग्जाम्पल लेंगे, किराना दुकान का मतलब जहां पर आप अपने घर का राशन का सामान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग किराना दुकान कह रहे हैं। अब अगर उस दुकान में आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उस दुकान में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आइटम है, ठीक है। वो चावल, आटा, तेल, इसके बाद साबुन, सर्फ, इवन वो सारा चीज अपने दुकान में रखा हुआ है। तो आप वहां पर अगर उसके पूरे दुकान को चेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसके दुकान में कुछ ऐसा आइटम है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा है, कुछ ऐसा आइटम है जिसका कॉस्ट काफी कम है, और कुछ ऐसा आइटम होगा जिसका कॉस्ट जो है वो मीडियम है। अगर जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा है, आप नोटिस करेंगे कि उसके दुकान में वो सबसे कम मात्रा में रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताते हैं कि उसके दुकान से आप अगर केसर खरीदना चाहेंगे, तो वो केसर जो है 2-3 किलो खरीद के नहीं रखा होगा, वो ग्राम में खरीद के रखा होगा, क्योंकि 1 केजी केसर का दाम जो है वो 3 लाख के आसपास है, 3 लाख के आसपास है। तो वो 1 केजी तो कभी स्टोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दुकान में जो कस्टमर आता है, 100 में कोई एक ऐसा ग्राहक होता है जो वो केसर को खरीदता है, और वो भी कितना, तो 1 ग्राम 2 ग्राम खरीदता है। इसलिए वो अपने दुकान में उस आइटम का जो इन्वेंट्री करेगा, स्टॉक करेगा, वो बहुत कम मात्रा में करेगा, पर करेगा। इसलिए करेगा कि उसके दुकान से कोई भी ग्राहक जो है वापस नहीं जाए, कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाए। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है एबी एनालिसिस होता क्या है, तो कहता है कि एबी एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है इन्वेंट्री का, जिसमें हम वैसे प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है उसको कम मात्रा में स्टोर करते हैं। वैसा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, जिसका कॉस्ट सबसे कम है, उसका इन्वेंट्री स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। और फिर वैसे मटेरियल, वैसे प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट मीडियम में है, उसका इन्वेंट्री भी हम लोग मीडियम में करते हैं। तो एबी एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो हमको सिखाता है कि हमको कौन से आइटम का, कौन से प्रोडक्ट का कितने मात्रा में इन्वेंट्री करना है। मेरा जो टोटल कॉस्ट है, मेरा जो टोटल पैसा है, हम उस पैसा का कितना परसेंटेज उस प्रोडक्ट में बाई करेंगे, कितना खर्च करेंगे उसको स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए। ये सारा कुछ एबीसी एनालिसिस में बताया जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। क्या कह रहा है कि एबीसी एनालिसिस इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है? ये भी एक तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें हमको सिखाया जाता है कि हम किस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री करें। जैसे उस किराना दुकान का ही एग्जांपल लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उस किराना के दुकान में सबसे ज्यादा जो सेल आउट हो रहा है वो आटा, चावल, तेल, ये सब का हो रहा है, नमक, ये सब का हो रहा है। तो वो आटा चावल का इन्वेंट्री, नमक का इन्वेंट्री सबसे ज्यादा किया हुआ है, और उसका कॉस्ट भी क्या है, कॉम्परेटिवली केसर के रिस्पेक्ट में, काजू के रिस्पेक्ट में काफी कम है। अब उस दुकान में आप नोटिस करेंगे कि काजू भी जो है 10-20 केजी नहीं रखा होगा, पर आटा जो है वो आपका 10 किलो, 20 किलो, 100 क्विंटल तक रखा हुआ होगा। पर जो काजू है वो हो सकता है कि 5 किलो, 6 किलो के आसपास रखा हुआ होगा। तो वो वैसे आइटम का इन्वेंट्री स्टॉक कम करेगा जिसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि एबीसी एनालिसिस क्या है, तो एक ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट डिवाइड द इन्वेंट्री, जिसको हम लोग स्टॉक कह रहे हैं, इनटू 3 ग्रुप्स इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम। यहां आइटम का मतलब क्वांटिटी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, जिसको हम लोग कॉस्ट कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, या 100% है, तो उस 100% में हम कितना परसेंटेज जो है वो प्रोडक्ट को बाई करने में यूज करेंगे और कितना क्वांटिटी में करेंगे। तो क्या कह रहा है
कि इट डिवाइड द मीन्स ए बी एनालिसिस क्या बताता है कि द इन्वेंट्री स्टॉक इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यूज। क्लियर एकदम हो गया कि एबीसी एनालिसिस जो है वो क्या बताता है, तो इट डिवाइड द इन्वेंट्री, वो जो स्टॉक आप कर रहे हैं प्रोडक्ट का, सामान का, उसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, कि कितना आइटम हमको परसेंटेज स्टोर करके रखना है और कितना जो पैसा मेरे पास, जो टोटल पैसा है उसका कितना भाग हमको उसमें लगाना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर क्या कर रहा है, ए बी एनालिसिस द आइटम आर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। अब इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग कैटेगरी बना दिए, तो ए का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हाई वैल्यू आइटम। आइटम का मतलब प्रोडक्ट हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का मतलब होता है हाई वैल्यू आइटम। इसका मतलब उस किराना दुकान के लिए जो केसर है, जो काजू है, उसका कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो उसके लिए वो हाई वैल्यू आइटम हो गया। वो अपने दुकान में रखेगा ही रखेगा, क्योंकि अगर कुछ कस्टमर उसको ढूंढते हुए आ रहा है तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता, जिससे कि उसका दुकान का जो है रेगुलर कस्टमर बना हुआ रहे, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया हाई वैल्यू आइटम, और परसेंटेज ऑफ आइटम मतलब क्वांटिटी। अगर मान लीजिए 100% है, अगर हम अपने पूरे दुकान में 100% प्रोडक्ट रख रहे हैं, तो उसमें से उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। किसी किसी बुक में 20%, 15% भी लिया जाता है। हम स्टैंडर्ड बुक के डेटा को बता रहे हैं, तो ये लगभग 10% है। और परसेंटेज वैल्यू का मतलब हो गया कि जो मेरे पास पैसा है, उस पैसा का हम कितना पार्ट्स जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लगभग 70% करेंगे। अगर आप ज्वेलरी दुकान का भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आप बड़े बड़े ज्वेलरी दुकान का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उस ज्वेलरी दुकान में आप नोटिस करेंगे डायमंड भी बिक रहा है, गोल्ड भी बिक रहा है, प्लेटिनम भी बिक रहा है और सिल्वर भी बिक रहा है। पर जो डायमंड का अच्छे क्वालिटी का है, उसका इन्वेंट्री वो किया हुआ है, पर वो कम क्वांटिटी में किया हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा अगर वो लगाया है तो उसी में लगा दिया, और उसका संख्या क्या किया, कम किया। तो वही बता रहा है कि आप जो हाई वैल्यू आइटम है उसका कितना परसेंटेज आप रखेंगे, तो मात्र 10%, अप्रॉक्स लिख दिया हूं। अलग अलग बुक में डेटा अलग अलग है, साइट में भी अलग अलग डेटा है, तो लगभग 10% है। और आपके पास जो भी पैसा है, मान लीजिए 100 रुपया है मेरे पास, तो उसमें से 70 रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई 100 प्रोडक्ट है, तो वैसे हम लोग 10 प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। तो यहां पर हाई वैल्यू आइटम बहुत सारा हो सकता है। जैसे किराना दुकान के रेस्पेक्ट में देखें तो हमको केसर दिखा, काजू दिखा, और भी ड्राई फ्रूट्स जितना है वो सब सारा कॉस्टली रहता है, तो वो उसके अंदर आ गया। अगर आप ज्वेलरी शॉप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो डायमंड का भी अलग अलग कैटेगरीज है, वो आपका जो है वो हाई वैल्यू आइटम के अंदर हो गया। उसका मतलब है कि उसका 10% मतलब 100 अगर आपके पास पीस है अलग अलग ज्वेलरी का, तो उसमें से 10 पीस आप उसका रखेंगे, और लगभग आपके पास जो भी पैसा है उसका 70% आप वहां खर्च करेंगे। दूसरा है बी का मतलब होता है मीडियम वैल्यू आइटम, ठीक है। मीडियम वैल्यू आइटम का मतलब हो गया कि वैसा आइटम जो रेगुलर सेल आउट हो रहा है, पर उसका जो सेल आउट का रेट है वो इसके रिस्पेक्ट में कम है, पर इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिर से वापस किराना दुकान चलते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे उस किराना दुकान में चले गए तो वहां हम देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइन ऑयल है, या शुगर है, चीनी है, ये सब का सेल आउट ज्यादा हो रहा है, तो ये आपका मीडियम वैल्यू आइटम के अंदर आ जाएगा। तो उसका कितना भाग रखना है, तो लगभग 20% के आसपास आपको रखना है, ठीक है। या इसमें और भी कोई प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है, कॉस्मेटिक सामान भी आ सकता है। इसका मतलब आपके पास जो भी पैसा है उसका 20% आप इस प्रोडक्ट को खरीदने में लगाएंगे। और लास्ट आ जाते हैं लो वैल्यू आइटम। लो वैल्यू आइटम का जो हम लोग सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी का खरीदते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर किसी इंडस्ट्रीज के रूप में भी देखेंगे तो वैसा आइटम जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है तो उसको सबसे ज्यादा खरीद लीजिए, ठीक है। और जो पैसा हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लगभग हम लोग 10%, अपना जितना भी पैसा उसका 10% लगा रहे हैं। तो आप खुद भी सोच रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो उसमें से 70 रुपया आप
केसर को, काजू को खरीदने में लगा दिए। 20 रुपया जो है वो आप वैसे आइटम को खरीदने में लगा दिए जिसका कॉस्ट थोड़ा मॉडरेट है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। और वैसे आइटम में आप 10% पैसा लगाए, जैसे नमक खरीद लिए, चीनी खरीद लिए या आटा खरीद लिए, ये सब का कॉस्ट काफ़ी कम है, तो उसका क्वांटिटी आपका ज़्यादा खरीदना है क्योंकि कॉस्ट क्या है, कम है और सबसे ज़्यादा सेलेबल है, ज़्यादा सेल भी इसी का होता है, तो ये भी ध्यान देना है। अब अगर किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में चले जाएंगे या शोरूम में चले जाएंगे जहाँ पर आपको टीवी भी मिल रहा है, फ्रिज भी मिल रहा है, सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिल रहा है, तो आप नोटिस करेंगे उस बड़े शोरूम में जो 1 लाख का टीवी होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा एलईडी स्क्रीन वाला टीवी जो होगा, उसका संख्या 1 ही 2 होगा। इवन उसके स्टोर रूम में भी 1 ही 2 होगा। जो फ्रिज 2-2 लाख का, 1.5 लाख का है, उसका भी संख्या 1 ही 2 होगा। वो अपने शोरूम में रखा और एक गोदाम में रखा होगा, पर जिसका कॉस्ट काफ़ी कम है, ठीक है, मीन्स 20,000 30,000 वाला है, उसका संख्या शोरूम में ज़्यादा होगा। और कुछ ऐसा भी आइटम होगा जिसका कॉस्ट काफ़ी कम होगा, तो वो भी आपके शोरूम में सबसे ज़्यादा स्टोर करके रखा होगा। तो ये हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस फर्म में यूज़ होता है, ठीक है। ये टेबल याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपको उसको लिखना है। अब इसमें ए कैटेगरीज आइटम हम किसको कह रहे हैं या ए कैटेगरीज का मतलब क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि दे आर हाई वैल्यू आइटम। हाई वैल्यू आइटम का मतलब है कि इसका कॉस्ट क्या है, हाई है। हेंस दे शुड बी ऑर्डर फ्रीक्वेंटली, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे। जैसे अगर मेरे दुकान में जो काजू है या जो केसर है वो अगर बिक जाता है या बादाम बिक जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से इसको ऑर्डर दे रहे हैं। खत्म होने से पहले हमको पता है कि परसों तरसों ये खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्टॉक रख के आप नया ऑर्डर दे दीजिए। हो सकता है डायमंड आपके ज्वेलरी शॉप में हो, तो डायमंड आपका बिक रहा है, 2-3 पीस बचा हुआ है, तो आप फिर नेक्स्ट ऑर्डर दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि दे आर हाई वैल्यू आइटम जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, हेंस दे शुड बी ऑर्डर फ्रीक्वेंटली, बार बार देना है, लगातार देना है। कब, जब वो सेल आउट होते जा रहा है, ठीक है, बट इन लेसर क्वांटिटी, देना है ऑर्डर पर लेस क्वांटिटी में देना है। बात समझ में आ गया। अब देखेंगे बहुत सारा मेडिसिन दुकान में भी, वैसे मेडिसिन का स्टोर काफ़ी कम करता है जो सेल आउट कम होता है या जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वैसे मेडिसिन का स्टोर ज़्यादा करता है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। पर याद रखना है कि वो जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज़्यादा पैसा वैसे ही आइटम में लगाता है जिसका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पता है कि अगर वो प्रोडक्ट एक बिक गया तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कह रहा है कि फॉर सच आइटम ए सेफ्टी स्टॉक ऑफ लेस देन 15 डेज इज कैप्ट। कह रहा है कि अगर ए टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो उसका स्टॉक अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस फर्म में लगभग 15 दिन का स्टोर करके रखेंगे या उससे भी कम करके रखेंगे। जैसे मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट है और वो अभी एक कस्टमर आया, उसको खरीद के लेके चला गया और हमको पता है कि अब 2 ही कस्टमर आएगा और वो प्रोडक्ट मेरा बिक जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर दे देंगे। जब तक 2 कस्टमर आएगा तब तक मेरा दूसरा पर जो है वो ऑर्डर, मतलब माल जो है, जो प्रोडक्ट है वो मेरे शॉप में आ जाएगा। तो यहाँ यही चीज़ कह रहा है कि फॉर सच आइटम इज सेफ्टी स्टॉक ऑफ लेस देन 15 डेज इज कैप्ट। ओके, दीज आइटम नीड एक्यूरेट केयरफुल रिकॉर्ड, केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज अंडर टाइट कंट्रोल। याद रखना है कि इस तरह का जो भी आइटम होगा उसको बहुत ही एक्यूरेट क्वांटिटी में हमको मंगाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे तैसे मंगा लिए तो मेरा काफ़ी पूंजी उसमें फंस जाएगा। अगर सेल आउट नहीं हो रहा तो आप सोचिए कि वो आपका ऐसे ही रखा रह जाएगा। अगर वो कुछ प्रोडक्ट हो जो आपका खराब हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, तो सोचिए आप इतना सारा पूंजी उसमें लगा दिए और वो बिक नहीं रहा है, तो आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के आइटम को अगर आपको अपने स्टॉक में रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्यूरेट कितना मात्रा में हमको चाहिए, केयरफुल रिकॉर्ड कितना चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है। केयरफुल हैंडलिंग, उसको अच्छे से रख रखाव भी करना, ऐसा नहीं कि उसको हम रखें जहाँ जैसे तैसे रखें तो वो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया, फिर यूज़ नहीं आप कर सकते, ठीक है। एंड स्टोरेज अंडर हाई कंट्रोल, और उसका जो स्टोरेज कर रहे हैं वो भी हाई सिक्योरिटी के अंदर, हाई प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं। जैसे अभी आपको क्या बताया कि वो जो ज्वेलरी शॉप है
वो ज्वेलरी शॉप में अगर मान लीजिए आपका हाई क्वालिटी ऑफ डायमंड है, पन्ना का, हीरा पन्ना वाला आपका जो है डायमंड है, तो वो आपको डिस्प्ले में एक रखा है, पर बाकी वो कहाँ रखा है, अपने अंदर स्टोर में रखा हुआ है। अगर कोई वैसा कस्टमर उसका डिमांड करेगा तभी वो उसको निकाल के दिखा सकता है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि उसको एकदम हाई कंट्रोल, हाई सिक्योरिटी में और साथ ही साथ एक्यूरेट क्वांटिटी में रखना है। नेक्स्ट क्या है, द परचेज एंड कंट्रोल ऑफ सच आइटम इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, या इवन आप किसी बड़े दुकान के रिस्पेक्ट में भी देख रहे हैं, या किसी शॉप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को वही बाई करवा सकता है या वही ऑर्डर दे सकता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस दुकान का जो है मैनेजर होगा, जो उसका मालिक होगा। तो कह रहा है कि द परचेज एंड कंट्रोल ऑफ सच आइटम इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आई होप आपको एबीसी एनालिसिस अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसमें ए कैटेगरी आइटम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बी कैटेगरी आइटम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सी कैटेगरी आइटम के बारे में बात करेंगे। आप टेबल जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पर हम लोग ये सारा पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी कैटेगरीज आइटम के बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दे आर मॉडरेट वैल्यू आइटम। ये आपका क्या है, मॉडरेट आइटम वैल्यू है। इसका मतलब ना तो बहुत ज्यादा महंगा है ना तो बहुत ज्यादा सस्ता है। क्लियर है। दीज आइटम यूजुअली रिप्रेजेंट 20% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम। इसका मतलब कि जितना भी क्वांटिटी, 100% का कोई क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, जैसे आपके दुकान में जो है मान लीजिए कोई 100 आइटम है, उसमें से 20% आइटम जो है वो बी कैटेगरीज का होगा। और लगभग आपका जो टोटल खर्च आप कीजिएगा, जितना भी आपके पास पूंजी है, जितना भी आपके पास पैसा है, उसका 20% आप खर्च जो है बी आइटम के लिए करेंगे। इसलिए लिखा है एंड 15 से 20% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम। इसमें हम जो खर्च करेंगे वो लगभग 15 से 20% करेंगे। कह रहा है ऑर्डर फॉर दीज आइटम मस्ट बी प्लेस लेस फ्रीक्वेंटली। क्या कह रहा है कि इस तरह के आइटम जरूरी नहीं कि हम डेली मंगाए, बार बार मंगाए, क्योंकि आप क्या करते हैं, इस तरह के आइटम का स्टॉक लगभग 3 मंथ के लिए कर लेते हैं या उससे भी कम, 1 मंथ 2 मंथ के लिए कर लेते हैं। पर आप ए आइटम के लिए नोटिस किए थे कि आप 15 दिन के लिए स्टॉक करके रखते हैं, जैसे बिका फिर दूसरा ऑर्डर दे देते हैं। इसका मतलब बार बार आपको वो मंगाना पड़ेगा, आप स्टॉक करके पूंजी नहीं फंसा सकते। जैसे अभी क्या बताऊं कि आप काजू, किशमिश, केसर ये सब क्या करें, थोड़े मात्रा में मंगाते हैं, जैसे बिका खत्म होने वाला है तब तक तो दूसरा ऑर्डर दे देते हैं। तो ए आइटम को बार बार मंगाना पड़ता है, पर जो बी आइटम है वो हम मंथली मंगा लेते हैं, 2 मंथ के लिए मंगा लिए, 3 मंथ के लिए मंगा लिए और अपने यहाँ स्टोर करके रखे और इसको सेल आउट करते गए। अब जैसे ये खत्म होने वाला रहेगा फिर नेक्स्ट ऑर्डर देंगे। तो क्या कर रहा है कि ऑर्डर फॉर दीज आइटम मस्ट बी प्लेस लेस फ्रीक्वेंटली। डेली डेली नहीं मंगाते, 10 दिन में नहीं मंगा रहे, क्योंकि हम इसका स्टॉक करके रखे हुए। सेफली स्टॉक शुड बी मीडियम, मतलब इसका जो स्टॉक करते हैं वो लगभग 3 मंथ्स या उससे भी कम करते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए कि किराना की दुकान का, तो वहां पर आपको जो उस पूरे किराना दुकान में जो सबसे हाई कॉस्ट का जो आइटम होगा, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो या आपका काजू किशमिश से रिलेटेड आइटम हो या कोई भी फूड का आइटम हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाला है उसको वो कम इन्वेंट्री करता है, कम क्वांटिटी में करता है, जैसे बिका फिर नया मंगा लिया। पर जो मीडियम क्वालिटी का या मीडियम क्वांटिटी का जो आइटम है या प्रोडक्ट है, उसको वो लोग क्या करता है, एक एवरेज स्टोर करके रखता है, 3 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सी कैटेगरीज आइटम। सी कैटेगरीज आइटम उस पूरे दुकान का, उस पूरे शॉप का सबसे ज्यादा सेल होने वाला कोई प्रोडक्ट, और इसको वो दुकान वाला, वो बिजनेसमैन वाला या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में मंगाता है। मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए मंगा लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसका कंज्यूमेबल रेट जो है, इसका खर्च जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को मंगाता है
तो सबसे पहला उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर लार्ज क्वांटिटी में मंगाता है तो वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ डिस्काउंट उसको मिल सकता है। तो कह रहा है कि दे आर लो वैल्यू आइटम, इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। द ऑर्डर ऑफ सच आइटम आर प्लेस्ड आफ्टर गैप ऑफ सर्टेन टाइम बट ऑर्डर साइज इज वेरी लार्ज। हर ये 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मतलब ये याद रखना है कि बी कैटेगरीज आइटम को 3 महीना से कम तक में ही स्टोर करते हैं, पर ये जो सी कैटेगरी का आइटम होता है वो 3 महीना से ज़्यादा तक का हम स्टोर करके रखते हैं। तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ सच आइटम आर प्लेस्ड आफ्टर गैप ऑफ सर्टेन टाइम, इसका मतलब तुरंत तुरंत इसको नहीं मंगाते, 3 महीना के बाद मंगाए, 6 महीना के बाद मंगाए, तो इस तरह से इसको मंगाते हैं। बट ऑर्डर साइज इज वेरी लार्ज, और इसका ऑर्डर साइज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं। जैसे बड़ा कोई शॉप चले जाएंगे, बिग बाजार चले जाएंगे, तो वहाँ भी आप नोटिस करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा आइटम कंज्यूमेबल होता है वो सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया कि किराना का दुकान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मंगाया जाएगा वो आपका चावल है, उसके बाद आटा है, चीनी है, नमक है, ये सबसे ज़्यादा, तेल है, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल आइटम है, तो वो उसका इन्वेंट्री भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, एनुअल और 6 मंथली ऑर्डर शुड बी प्लेस टू रिड्यूस पेपर वर्क। क्या कह रहा है कि इस तरह के आइटम के लिए हम लोग या तो सालाना ऑर्डर दे देते हैं, नहीं तो 6-6 मंथ का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा जो पेपर वर्क होता है, जैसे अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो सोचिए कि उसको मटेरियल अगर मंगाना है तो सबसे पहला वो पेपर वर्क करेगा कि कहाँ से मंगाना है, कितनी क्वांटिटी में मंगाना है। तो कहता है कि वैसे आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा मंगा लेता है, जिससे कि उसका पेपर वर्क, क्योंकि पेपर वर्क करने में भी काफ़ी समय लगता है, खर्च लगता है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आदमी उसको जो है बना रहा है, तो उसका सैलरी भी उसमें जा रहा है। तो इसलिए बता रहा है कि एनुअली और 6 मंथली ऑर्डर शुड बी प्लेस टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होता है, कम हो जाता है, एंड टू गेट एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर ए लार्ज ऑर्डर। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में मंगाते हैं तो वहाँ डिस्काउंट होने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक आपको ABC एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बस 1-2 बार और अच्छे से लेक्चर सुनिए, और आपको जो कंटेंट बताया हूँ बहुत आसान तरीका से बताया हूँ, 2-3 बार इसको लिखिए, आपको सारा याद आ जाएगा। अब यहीं से एक चीज़ और याद रखेंगे, नोट करके लिख देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके याद रखेंगे। ABC एनालिसिस जो है वो बेस्ड है पेरेटो एनालिसिस पर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन पेरेटो। ठीक है, पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एक एक्सपर्ट है, बिजनेस एक्सपर्ट थे इटली के। उन्होंने स्टडी किया कि इंग्लैंड का लगभग 20% आदमी जो है वो वहाँ के 80% पैसा पर, जमीन पर, बिजनेस पर अधिकार रखा हुआ है, और वहीं से वो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया होता है, जिसमें 80-20 का ये रूल भी होता है। जहाँ हम लोग 70-10 के बारे में पढ़ रहे थे, किसी किसी जगह 80-20 का भी रूल कहता है। तो ये याद रखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पेरेटो एनालिसिस। बस ऑब्जेक्टिव के लिए नाम याद रखेंगे। पेरेटो एक एक्सपर्ट है इटली का, जो बिजनेस से रिलेटेड एनालिसिस किए थे कि कितना परसेंटेज जो है हम इन्वेस्ट करें, कितना सेव करें, कितना आइटम मंगाए, जिससे कि मेरा बिजनेस स्मूथली चले। ठीक है, और एक और याद रखना है। ठीक है, ABC स्टैंड। ठीक है, ABC का मतलब यहां होता क्या है, तो स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका मतलब है किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से करने के लिए हमको हमेशा ऑलवेज बेटर कंट्रोल करना है, या इसी को ABC एनालिसिस को हम लोग ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। तो आई थिंक आज आपको पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।